नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकोक्तियों की। इससे पहले हमने घाक की कहावतों पर 2 वीडियो बनाए थे। वो आप अगर देखना चाहें तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कहावतें ये लोक जनता के लिए बात बात में इनका प्रयोग लोक जनता करती है और इनके प्रभाव से, इनके व्यवहार से, इनके प्रयोग से जो बातचीत का स्तर है वो बहुत ही संप्रेषणीय हो जाता है, बहुत व्यवहारिक हो जाता है। ग्रामीण जनता बात बात में लोकोक्तियों, कहावतों, मुहावरों का खूब प्रयोग करती है। बातचीत में लोकोक्तियों के प्रयोग से बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। यानी जिससे कहा जाता है, उसे बहुत ही आसानी से उस बात समझ में आ जाती है। और लोकोक्तियों में व्यंजना से अर्थ ग्रहण किया जाता है। सीधे कुछ नहीं कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वो व्यंजना से कहा जाता है। लोक साहित्य में लोकोक्तियों का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ये हम सभी जानते हैं, हम सब प्रयोग भी करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि बड़े साहित्यकार और लोक जीवन से जुड़े हुए बड़े साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने सम्मेलन पत्रिका लोक संस्कृति अंक पृष्ठ 434 पर इस संबंध में लिखा है, वो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि हमारे देश के पास, जनसाधारण के पास भाषा का ऐसा भंडार है कि हम उसकी उपेक्षा करके दर्शन और विज्ञान के ग्रंथ भले ही लिख लें, बातचीत नहीं कर सकते। आम आदमी की बातचीत में मस्तिष्क का माया जाल नहीं, हृदय की सरल सरसता होती है। यानी आम आदमी जब बातचीत करता है तो वो बहुत सारी ज्ञान की और माया जाल की बात नहीं करता, सरसता से, सहजता से, भाषा के बड़े लचीलेपन से वो बात करता है और उसकी बात बहुत ही अच्छी तरह से दूसरा व्यक्ति जो सुनने वाला है, जिसके लिए कही जा रही है, वो बहुत आसानी से उसको सुन लेता है, समझ लेता है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें लोकोक्तियों, कहावतों का, विशेष रूप से लोकोक्तियों का तो बात बात में बड़ा महत्व होता है। और इसीलिए लोकोक्तियों को अधिक महत्व मिलता है लोक साहित्य में। लोक जीवन के पास, यानी लोक मानव के पास चुटकुलों, लोकोक्तियों, कहावतों, मुहावरों, ढकोसलों, पहेलियों, इनका ऐसा भंडार है, ऐसा अद्भुत खजाना है जिसकी तुलना शिष्ट साहित्य से नहीं की जा सकती। यानी शिष्ट साहित्य उसके पासंग भर भी नहीं है। बहुत अधिक खजाना है, बहुत ही संप्रेषणीय आपकी बातचीत को ये बना देते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 16वें भाग में अपने संपादकीय वक्तव्य में कहा है, जो कि पृष्ठ 13 पर है, वो महत्वपूर्ण है। किसी देश के शिष्ट साहित्य से पूर्णतया परिचित होने के लिए उसके लोक साहित्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। शिष्ट साहित्य का लोक साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। वास्तविक बात यह है कि शिष्ट साहित्य लोक साहित्य का ही विकसित, संस्कृत तथा परिमार्जित स्वरूप है। यानी जो शिष्ट साहित्य है वो लोक साहित्य से ही लिया गया है और लोक साहित्य का ही विकसित और परिमार्जित, यानी उसमें आपके व्याकरण के नियमों का पालन भले लोक साहित्य में न किया जाता हो, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में लोक साहित्य होता है, लेकिन प्रभावशाली वही होता है। हम लोकोक्तियों पर थोड़ा सा जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, और वो ये कि लोकोक्ति है क्या। देखिए, लोक की उक्ति जो कि हजारों साल में किसी उक्ति जो कि लोक में चलती रहती है,
और जब लोग समझता है, यानी लोक समाज ये समझता है कि हाँ ये इसमें संप्रेषणीयता का भाव है, तो उसको वह अपना लेता है। इसमें जो कुछ होता है लोकोक्त में वो तो अविधा में होता है, लेकिन जो इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है वह व्यंजना से अर्थ ग्रहण किया जाता है, सीधे सीधे अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन अविधा में, यानी जो उसमें सीधा सीधा है उसका तो अर्थ है ही, और उस अर्थ के बाद वो अर्थ रूढ़ हो जाता है व्यंजना के माध्यम से। तो इसमें लोकोक्त में व्यंजना से अर्थ ग्रहण करता है। किसी व्यक्ति को कुछ करते देख लिया, कुछ उसको शिक्षा देनी हुई, कोई वह अगर कुपथ यानी गलत मार्ग पर जा रहा है, या कुछ उसे समझाना है, वो भ्रष्ट है, या अन्य अन्य कोई बात है जिसको कि लोग, दूसरा व्यक्ति उसे कुछ शिक्षित करना चाहता है, उसे शिक्षा देना चाहता है, उसे समझाना चाहता है, उसे उस कुपथ से रोकना चाहता है, तो वह सीधे इसलिए नहीं कहता कि सीधे शायद वह उसकी बात का बुरा मान जाए और उसकी बात न माने। लेकिन अगर वो चलते फिरते उसके पास से निकलते हुए अगर वो एक लोकोक्ति पढ़ देता है, तो वो समझ जाता है कि यह क्या कह दिया। और चूंकि लोकोक्ति सीधे सीधे नहीं पढ़ी जाती, सीधे सीधे उस व्यक्ति को संबोधित करके नहीं कही जाती है, तो फिर वह उससे कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये लोकोक्ति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा ये कि शब्द जो लोकोक्ति में रूढ़ हो जाते हैं, उन शब्दों का कोई भी पर्यायवाची शब्द लोकोक्ति में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस दूसरा शब्द अगर वहाँ रखते ही लोकोक्ति का जो भाव है, यानी लोकोक्ति का जो सौंदर्य है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक लोकोक्ति है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसमें यही भाव, यही रूप प्रचलित है। अब इसको अगर कोई ये कहे कि ऊंट के मुंह की जगह मुख कर दे, ऊंट के मुख में जीरा, तो ये लोकोक्ति के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, और एक प्रकार से ये लोकोक्ति खत्म हो जाती है। उसे लोकोक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हजारों साल तक जो लोक ने जिस शब्द को रचा बसा करके लोकोक्ति रूप में, यानी टकसाली भाषा के रूप में उसको बिल्कुल चलता सिक्का बना दिया है, वो दूसरा शब्द प्रयोग करते ही, उसकी जगह दूसरा शब्द रखते ही वह लोकोक्ति के प्रभाव को, लोकोक्ति की जो सौंदर्य है उसको समाप्त कर देता है। तीसरा यह है कि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। जैसे मुहावरा वाक्य का अंश होता है, किसी मुहावरे को प्रयोग वाक्य में ही कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति को सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। और लोकोक्तियां जो हैं वो संपूर्ण समाज की संपत्ति होती है। इसमें रचयिता का नाम नहीं होता, किसने तैयार की, किसी ने बनाया, कब से ये चलने लगी कुछ पता नहीं, लेकिन वो चल पड़ी, और उसका जो व्यंजना है वह लोक में शिक्षा के काम आता है। यानी लोकोक्तियां एक प्रकार से बहुत बड़ी लोक शिक्षक हैं। अब कुछ लोकोक्तियां हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। एक लोकोक्ति है जिसका भाव ये है, जिसकी व्यंजना ये है कि अगर कोई बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति है और वह कुसंगत में पड़ जाए, एक तो उसका स्वभाव पहले से ही खराब है, पहले से ही बुरा है, और दूसरे उसको वो कुसंगत में, बुरों की और बुरे लोगों की संगत में बैठने उठने लगे, तो और अधिक बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में, और ये स्थितियां, इस तरह के जो चरित्र हैं वो गांव में, शहरों में, सब जगह मिलते हैं। और विशेष रूप से जब गांव में, यानी लोक समाज में, लोक जीवन में जब कोई इस तरह का मिलता है कि एक तो उसका वैसे ही कुछ न कुछ बुरा स्वभाव है, और वह संगत भी उसने खराब लोगों की पकड़ ली है, तो उसके लिए कभी कभी कह दिया जाता है उसको देख के, एक तो करेला और नीम चढ़ो। इसमें जो लोकोक्तियों को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें विशेष रूप से कन्नौजी पन है। कन्नौजी यानी ब्रज और अवधी के बीच की जो बोली है कन्नौजी, और थोड़ा बहुत बदल करके इसके और जगह भी हर क्षेत्र में ये प्रचलित होती है। कहीं करेला है तो कहीं नीम है, कहीं कुछ और हो सकता है। तो ये लोकोक्तियाँ इस रूप में भी
प्रयोग प्रचलित रहती हैं। मेरा 1994 में एक लोकोक्ति मुहावरा कोश आया था कन्नौजी का, उसमें मैंने बहुत सारी लोकोक्तियों का लोक जीवन में यानी गांव में जाकर के एकत्र की थी। तो उस समय के बहुत सारे अनुभव मेरे पास हैं लोकोक्तियों के। तो ये एक बड़ी लोकोक्ति, ऐसी लोकोक्ति है जो बात बात में न जाने कितनी बार इसका प्रयोग किया जाता है, और शायद ही कोई गांव, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जहाँ 10-20 बार इस लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होता हो, क्योंकि इस तरह के चरित्र, इस तरह के पात्र, इस समय इस तरह की घटनाएं यानी जो मिलती रहती हैं, और वहाँ इस तरह का प्रयोग होता है कि एक तो करेला और नीम चढ़ो, यानी एक तो वैसे ही करेला वैसे ही कड़ुआ होता है, और करेला अगर नीम पर चढ़ जाए तो और कड़ुआ हो जाता है। तो ये तो इसका अवधेयार्थ रहा। अब इसका जो व्यंजनार्थ है, यानी इसकी व्यंजना है जिससे अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो ये है कि एक तो आपकी स्वभाव ठीक नहीं है सामने वाले का, और वह बुरे लोगों की संगत में पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कह दिया जाता है एक तो करेला और नीम चढ़ो। अब एक और लोकोक्ति देखें कि कई बार लोगों के पास धन संपत्ति या बहुत थोड़ी सी चीज़ होती है, या कोई चीज़ ऐसी है जो उसके पास सीमित मात्रा में थोड़ी है, लेकिन वो उसका विज्ञापन बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहता है, आडंबर बहुत करता है, ढोंग बहुत करता है, दिखावा बहुत करता है, यानी उतना उसके पास है नहीं जितना कि वह सबको दिखाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हर जगह लोग मिल जाते हैं। तो ऐसी जगह जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है गांव में, गांव समाज में, लोक समाज में, तो जो अन्य लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो वो उसको इंगित करके उस पर ये इस तरह की लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। 1.5 भुंटिया टीले पे खरिहान। भुंटिया यानी मक्के की जो भुंटा होता है, मक्के की जो अड़िया होती है, उसको है कि 1.5 भुंटिया, यानी खेत में कुल 1.5 भुंटिया। 1.5 भुंटिया का मतलब बहुत थोड़ा सा अनाज, थोड़ी सी मक्का हुई 1.5 भुंटिया, और टीले पे खलिहान, और उसको काट करके जहाँ रखा जाता है उसको खलिहान कहते हैं। तो टीले पे खलिहान यानी ऊंची जगह पर खलिहान बनाया, जबकि खेत में फसल बहुत कम हुई। तो ये जो दिखावे की बात होती है, अब इसका उससे संबंध नहीं है, लेकिन इसकी जो व्यंजना है वो यही है कि भाई कम दिखावा करो, इतना दिखावा ठीक नहीं है, तुम्हारे पास है तो बहुत थोड़ा सा, और आडंबर इतना करते हो। 1.5 भुंटिया टीले पे खलिहान। एक और लोकोक्ति देखें, और ये लोकोक्ति है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई परिवारीजन या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसे समझने के लिए, पूरे समझने के लिए, उसके स्वभाव को समझने के लिए उसके साथ रहने बहुत ज़रूरी होता है। जब आप दूर होते हैं तो फिर आपको या तो वो अच्छा लगता है या खराब लगता है, लेकिन उसके वास्तविक उसकी जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो आदतें हैं, वो आप तभी जान पाएंगे जबकि उसके पास रहें। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये भी होता है जिसे व्यक्ति अच्छा समझता रहता है, और जब वह उसके संपर्क में आता है, उससे व्यवहार जब उसका चलता है, उसके पास रहता है, रहने का अवसर मिलता है, तो उसका अनुभव कुछ उसके विपरीत होता है जो कि उसने पहले उसके बारे में बना रखा है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी लोकोक्ति है कि सोनो जानो कसो, सोनो जानो कसे, आदमी जानो बसे। यानी मनुष्य को आदमी जानो बसे, सोनो जानो कसे, यानी आदमी को पास में रहकर ही बस माने बसना, रहना, निवास करना, आदमी के पास में रह कर के ही उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जैसे कि सोने को कसौटी पर कस के ही उसके बारे में पता किया जा सकता है कि वह असली है कि नकली है। तो आदमी जानो कसे, आदमी जानो बसे, सोनो जानो कसे। एक लोकोक्ति और देखें, और वो लोकोक्ति है कि हम बोलचाल में भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास बोलचाल की भाषा ठीक नहीं है, भाषा में विनम्रता नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है,
उसकी जो टोन है वो ठीक नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे। हमें हमें हर जगह जगह पर दुत्कारा जाएगा, हमें असफलता मिलेगी। और ये व्यवहारिक रूप से ऐसा हमेशा से होता आया है। रीत काल में मैंने गंग पर एक वीडियो बनाया था, उसको आप इसमें देख सकते हैं अगर चाहें तो गंग को हाथी के पांव से कुचलवा दिया गया था। तो वह यहाँ उसका वो संबंध तो नहीं है, लेकिन ये एक लोकोक्ति है कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पांव। यानी आपकी बातों में अगर मिठास है, व्यवहारिकता है, कुशलता है, विनम्रता है, तो आप हाथी पा सकते हैं, यानी बड़ा पुरस्कार पा सकते हैं, बड़ा सम्मान पा सकते हैं। और अगर आपकी वाणी कर्कश है, उसमें विनम्रता नहीं है, तो आपको जो सामने वाला राजा है, शासक है, वो आपको दंड भी दे सकता है। तो हाथी के पांव के तले भी आपको कुचलवाया जा सकता है, यानी आपको बड़ा दंड भी दिया जा सकता है बात के आधार पर ही। और अगर आपकी बातचीत में मिठास है, आप वाक्पटु हैं, आप वाक कुशल हैं, सामने वाले के स्थिति को पढ़कर आप उससे बातचीत कर सकते हैं, तो फिर आपको बड़ा पुरस्कार भी मिल जाता है। रीत काल में जो कवि हुआ करते थे वो प्रायः दरबारी कवि होते थे, और वो राजा की हर स्थिति को, अपने शासक की हर स्थिति को समझते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, और इस तरह से प्रशंसा करते थे कि उनको बड़े बड़े सम्मान, बड़े बड़े पुरस्कार राजा दिया करता था खुश हो करके। तो ये एक लोकोक्ति चल पड़ी कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव, यानी बातों के आधार पर आपको हाथी भी मिल सकता है, बड़ा सम्मान मिल सकता है, और बातें अगर ठीक नहीं आप करना जानते हैं, भाषा आपकी ठीक नहीं है, तो आपको हाथी पाँव से कुचलवाया भी जा सकता है। एक और कहावत है, यानी लोकोक्ति है, कहावत तो नहीं, कहावत अलग है, लोकोक्ति और कहावत में थोड़ा सा अंतर है। कहावत एक लोकोक्ति है जिसमें स्वार्थीपन की बात कही गई है। यानी सुख के स्थिति वो है कि सुख के दिनों में आप अपने अपनों का, अपने घर के सगे संबंधियों का, सगे यानी घर में किसी ऐसे सदस्यों का जो आप, जिन्हें आप ज़्यादा निकट समझते हैं, अपने खास समझते हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब आप पर कष्ट आता है, दुख आता है, तो आप उम्मीद करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा आपकी सहायता करे। तो इसके लिए ऐसी स्थितियां प्रायः बनती रहती हैं, बन जाती हैं गांव जीवन में। ऐसी स्थिति में इन लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए एक लोकोक्ति प्रचलित है। तो उसका जो व्यंजनार्थ है वो आप देखें कि खैबे को पूत करबे को भतीजो, यानी खाने के लिए तो पुत्र है, और अगर कुछ काम करने के लिए आ जाए तो वो भतीजा करेगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसी स्थिति के लिए ये लोकोक्ति कह दी जाती है, खैबे को पूत और करबे को भतीजो। एक और लोकोक्ति आप देखें, इस लोकोक्ति में जो व्यवहारिकता है उसे आप हर जगह देख सकते हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, लोक जीवन हो, अनपढ़ हो, पढ़ा हो, या राजनीति हो, या कहीं कहीं भी हो, कार्यालय हो, शिक्षा हो, कुछ किसी भी जगह आप देख सकते हैं कि जिससे स्वार्थ होता है उसको, उसकी प्रशंसा, उसकी चापलूसी, उसके आगे पीछे फिरना, ये लोगों की प्रवृत्ति होती है, और ये हमेशा से होता रहा है, आज भी होता है। अगर आपका किसी से स्वार्थ है तो आप उसकी चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और अगर काम आपका निकल गया, काम नहीं है, तो फिर आप उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो धनवान होता है, जो जिसके पास कुछ ऐसा है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी चापलूसी, प्रशंसा हम लोग करते ही हैं। तो इसके लिए एक लोकोक्ति है कि चिकनों मुँह बिलैयाँ चटती, यानी जिसका मुंह चिकना होता है
तो बिल्लियाँ उसे चाटती हैं। और इसकी व्यंजना है कि जो धनी है, जो समर्थ है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा, ऐसे व्यक्ति की चापलूसी लोग करते ही करते हैं। एक और लोकोक्ति है, वो लोकोक्ति है जो निर्लज्ज लोग होते हैं उन पर कोई असर नहीं होता बातचीत का। उनका चाहे कितना उनसे कह लो तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए एक लोकोक्ति कही जाती है ग्राम्य जीवन में कि नकटा की नाक कटी ढाई बित्ता रोज बढ़ी। यानी नकटा की नाक कटी, ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति जिसकी नाक कटी, लेकिन नाक कट जाने से क्या है, वो तो अपनी नाक को कहता है कि ढाई बित्ता रोज बढ़ी है, यानी ढाई बित्ते रोज बढ़ गई। बित्ता ये होता है, ये नाप, ये लोक की नाप है। और इसकी नाप यानी ढाई बित्ते रोज बढ़ गई। ढाई बित्ते का मतलब है यानी नाक कट गई तो कट गई, क्या हुआ, और बढ़ गई। यानी उसकी चाहे जितनी बेइज्जती हो जाए लेकिन वो काम वही करता है। नकटा की नाक कटी ढाई बित्ता रोज बढ़ी। तो ये कुछ लोकोक्तियाँ आज हमने आपके साथ साझा की। ऐसी बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं जिन्हें लोक वेद भी कहा जाता है। लोक जीवन में इनके बिना काम नहीं चलता है। ये ऐसी लोकोक्तियाँ हैं और ये बहुत असरदार होती हैं। बातचीत में इनका प्रयोग होता ही होता है। तो आपको ये लोकोक्तियाँ कैसी लगीं, आप टिप्पणी में बताइए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हमारे पुराने वीडियो आप देखना चाहते हैं लोकोक्तियों पर या सवैया पर या अन्य, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।